बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग की कुछ टाइप्स के ऊपर है कि कौन कौन सी ऐसी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली हम बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टेक्निकल राइटिंग कौन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग की कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उन टाइप्स में हमारे पास प्रपोजल, प्रोग्रेस रिपोर्ट, टूर रिपोर्ट, कंप्लीशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज़ एंड एवेलुएशन रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो इनको हाँ ये बेसिकली हमारे पास कुछ शॉर्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं। तो इन टेक्निकल रिपोर्ट्स को लिखने में कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले तो नोट द रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट और नॉलेजेबल पीपल। ठीक है ना। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम अगर जिन लोगों के लिए भी ये टेक्निकल राइटिंग या रिपोर्ट्स लिखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता है कि जिसके बारे में वो रिपोर्ट लिखी गई होती है या वो उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दे विल सर्च फॉर that you understand the material एंड आइडियाज़ यू हैव प्रेजेंटेड। और अगर कोई भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने मज़ीद किसी एविडेंस के बारे में सर्च करना है तो वो उसको सर्च आउट कर सकते हैं। देयर फॉर ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कोहेरेंटली। ठीक है। मतलब कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी टेक्निकल रिपोर्ट में देना चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा क्लियरली दें और उन और जो आप बात करना चाह रहे हैं उनको आपस में कोई रिलेशनशिप बनना चाहिए। ठीक है। जिसको हम कोहेरेंटली कहते हैं कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक बात आप कोई कर रहे हो और दूसरी बात का कोई पहली बात से लिंक ना बनता हो। And organize your ideas carefully and express them coherently. Also be precise and concise. Precise मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और concise मतलब कि आपने ऐसा नहीं कि पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिख दिए। आपने जो है तो टू द पॉइंट बात करनी है और अपने जो टेक्निकल राइटिंग है उसको कंप्लीट करना है। ज़्यादा लेंथी आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसको रीड करने में प्रॉब्लम होगी और बिल्कुल आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर मिस करेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होगी। तो प्रिसाइज एंड कंसाइजनेस को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। अब सबसे पहले फर्दर अगर हम देखें कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें पहले तो आ जाता है टाइटल पेज, फिर एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, फिर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड अटैचमेंट। और आपने जो फाइनल ईयर डॉक्यूमेंटेशन किया उसमें भी आई थिंक के इसी तरह के पैटर्न को कुछ आप फॉलो कर रहे होंगे। कुछ चैप्टर्स को आपने फॉलो किया होगा। अब इनमें हम मजीद आगे देखते हैं कि हमारे पास इनमें कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं और यही सब आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो अगर हम टाइटल पेज की बात करें तो असेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन हेयर मतलब आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द रिपोर्ट राइटर। फिर जो आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे उनके आप नाम लिखेंगे, जो सुपरवाइजर होता है उसका हम समटाइम्स नाम लिखते हैं, जो आपकी डिग्री है, यूनिवर्सिटी का नाम है, ये सारा आपके टाइटल पेज पे आ जाएगा। ठीक है। चूज इफेक्टिव टाइटल, इंश्योर इट इज इंफॉर्मेटिव बट रीजनेबली शॉर्ट। और टाइटल जो है तो वन लाइन होना चाहिए। इतना ज़्यादा लेंथी टाइटल ना हो कि वो लगे कि आपने एक पैराग्राफ ही लिख दिया। ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो बंदा भी आपकी रिपोर्ट का टाइटल पढ़े तो वो फोर्स हो कि वो आपकी रिपोर्ट को रीड करे। ठीक है। अवॉइड ऑर्नामेंटल और मिसलीडिंग टाइटल्स। और कोई ऐसे जो है तो आप टाइटल ना यूज़ करें कि जिसकी वजह से किसी को कोई समझ ही ना आए या उनको जो है तो वो इतने अपीजिंग ना लगे। ठीक है। तो दीज आर सम गाइडलाइंस फॉर टाइटल पेज में आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है समरी और एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट या समरी नॉर्मली आपके 100 to 200 वर्ड्स के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट को समराइज करना होता है। इसमें आप तो अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे दो दो एक लाइनों में। फिर आप लिटरेचर रिव्यू मतलब आप थोड़ी सी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे। उसके बाद जो आपने सोल्यूशन दिया होता है और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे होती हैं ये आपने समराइज्ड वे में 100 to 200 वर्ड्स में आपने एब्स्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना होता है। और इसमें फिर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। वही बात है कि आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे तो आप ये 100 and 200 वर्ड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज फिर आपको मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम आगे बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड द प्लान ऑफ द
डेवलपमेंट कि इसमें हम पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस डॉक्यूमेंट को लिखने का, ठीक है, हमारे इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर जब हमने डेवलपमेंट फेज में जाना है तो हमने कैसे इसको डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली एंड कंसाइजली, यूजली इन वन सेंटेंस कॉल्ड अ थीसिस और पर्पस सेंटेंस, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी आपका मेन पर्पस होता है उसको एक लाइन के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं, और कंसाइजली मतलब कितना ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, तभी वो जो है तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, गिव द टर्म्स यूज्ड इन स्टेटिंग द सब्जेक्ट, प्रोवाइड द बैकग्राउंड थ्योरी और हिस्ट्री, मतलब कि आपने थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसको आप लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं, नॉर्मली ये किया जाता है। फिर डोंट फिल द प्लेस एंड गिव स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, और मतलब कि कोई आप ऐसी जस्ट स्पेस को फिल करने के लिए आप कोई चीज़ों को एग्जेजरेट ना करें, या अननेसेसरी जो है तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को यूज ना करें जिनकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे चलें तो बैकग्राउंड में आपने जैसे लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होती हैं, वो कैसे काम करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, या पहले जो इससे पहले लाइब्रेरी में कैसे काम हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं। अब this section is included in the report if the introduction requires a large amount of information, मतलब कि इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास इतनी स्पेस है कि आप एक पेज का या फॉर एग्जांपल आप 2 पेज का इंट्रोडक्शन है तो उसमें फिर आप बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा जिसको हम कहते हैं कि रिव्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्च, ठीक है, प्रीवियस रिसर्च रिव्यू, और उसके साथ साथ फार्मूलाज दैट रीडर नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है तो आप इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में दे सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम डिस्कशन पार्ट में जाएं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, इट कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म। तो डिस्कशन के अंदर फिर आपके जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं मेथड्स, जिसको आप अपना प्रपोज्ड सोल्यूशन भी कहते हैं, फाइंडिंग्स के जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, और एवेलुएशन और एनालिसिस, और इन मेथड्स और फाइंडिंग्स के ऊपर फिर आप कैसे जो है तो उनको फर्दर एवेलुएट करती हैं। तो दीज आर 3 कंपोनेंट्स जो कि आप डिस्कशन का जो आपका चैप्टर होगा उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्कशन का, ठीक है। इसी में आपने जो लिटरेचर रिव्यू में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया होता है उनको सॉल्व करने की बात करते हैं, और सॉल्व किस तरीके से करना है, क्या क्या अप्रोच को फॉलो करेंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कंक्लूजन में आप के एट द एंड क्या कैसे क्या रिजल्ट्स निकले और उन रिजल्ट से क्या इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, नॉलेज क्या आपने क्या इससे गेन किया है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रिसीडिंग डिस्कशन। प्रिसीडिंग मतलब कि एक समराइज वे में, कंक्लूजन वे में आप उन सारी चीज़ों को समराइज करके बताएंगे, और ये भी बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारा आप कंक्लूजन में मेंशन करेंगे। फिर रिकमेंडेशन में द एक्शन दैट रिपोर्ट सजेस्ट, मतलब कि कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं रिसर्चर्स को कि वो फर्दर इसमें फ्यूचर में किन किन डोमेन में काम कर सकते हैं, तो वो आप रिकमेंडेशन सेक्शन में दे सकते हैं। अटैचमेंट के अंदर आपका आ जाएगा अपेंडिस, मतलब कि कुछ रेफरेंस है, रॉ डेटा कैलकुलेशन, ग्राफ्स, other qualitative material that were part of research. In private sector, profile of the company involved in the project also appears as appendix, मतलब कि कोई भी आप ग्राफ्स हैं, कोई क्वांटिटेटिव डेटा है, कुछ रॉ डेटा है, अब ये सारी चीज़ें आपकी अटैचमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो है तो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती इसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, अब फर्दर अगर हम बात करें राइटिंग रिपोर्ट्स, तो पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, आ रिपोर्ट इज रिटन टू बी रेड, रिटन फॉर सेक ऑफ राइटिंग हैज नो वैल्यू, ठीक है ना, कि कोई भी अगर हम कोई टेक्निकल राइटिंग करते हैं या कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं तो उसने वो इसीलिए लिखते हैं कि उसका कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर हमने फर्दर डिसीजंस लेने होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है लेट सपोज, और आप सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इट्स मीन कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस आप टाइम ही अपना वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट को कोई फायदा नहीं होगा किसी भी रीडर को पढ़ने से। तो इसके लिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या हो सकता है, फर्स्ट राइट सेक्शन लेवल आउटलाइन, फिर सब सेक्शन लेवल आउटलाइन, और उसके बाद पैराग्राफ लेवल आउटलाइन, जिसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जिसको हम कहते हैं कैसे वाटरफॉल में टॉप डाउन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आप मेन जो आपके सेक्शंस हैं
ठीक है, जैसे आप कह लें इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, फिर बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के बाद जो है तो आपका प्रपोज सोल्यूशन का एक सेक्शन है, उसके बाद कंक्लूजन का सेक्शन है। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, फिर उन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से सब हेडिंग्स आप देंगे, और उस सब हेडिंग्स के अंदर कौन कौन से पैराग्राफ्स होंगे, ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। अब पैराग्राफ लेवल में थिंक ऑफ यूजिंग फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स, टर्मिनोलॉजीज एंड रिफाइन योर राइटिंग। पैराग्राफ लेवल में आप क्या कर सकते हैं कि आपने किन किन फिगर्स को यूज करना है, किन टेबल्स को यूज करना है, ग्राफ्स को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करेंगे पैराग्राफ लेवल के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलें तो स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट। तो इसका एक रफ सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले तो टाइटल, कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे इस तरह का कोई टाइटल होना चाहिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मली 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट की हमने बात किया कि वो इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सा उसमें लिटरेचर रिव्यू का एक दो लाइनें, फिर आपका जो सोल्यूशन प्रॉब्लम है और उसका जो सोल्यूशन है, और उसके बाद कैसे आपने कंक्लूड करने, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। एंड कंटेन ऑब्जेक्टिव भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। फिर मोटिवेशन क्या थी, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स से या लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस मिली हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए हैं कि आप इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करें। फिर मेन पॉइंट ऑफ मेथोडोलॉजी, एसेंशियल डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस वर्क, मतलब कि जो पास्ट पे रिसर्च है या प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या गैप्स है जिनको आपने यहाँ पे जो है तो हैंडल किया है। फिर सम सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है तो ये सारी चीजें आप नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ों आप पॉइंट्स के आप आंसर करेंगे। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बता दें कि मेन प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर मोटिवेशन क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली आप आपकी क्या आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगी। हम कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इससे बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसर्न। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट रिलेटिव। अब मतलब कि इज द प्रॉब्लम अनसॉल्व, कि इससे पहले इस प्रॉब्लम को क्या किसी ने भी नहीं सॉल्व किया। ठीक है, फिर हाउ हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम, और मतलब कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर इससे क्या आपको रिजल्ट निकले हैं, आपने रिपोर्ट को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कैसे एक स्टोरी बिल्डिंग की है। ये सारी चीजें नॉर्मली जो है तो इंट्रोडक्शन के जो सेक्शन होगा उसमें आप इसको आंसर करेंगे, और आंसर नहीं किया होगा तो इट्स मीन के देयर इज सम प्रॉब्लम। उसके बाद आपका आ जाता है जी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपने जो है तो रिटर्न गिवन इफ देयर इज सफिशिएंट बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिफोर नोइंग द डिटेल्स। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम क्यों देते हैं कि जो भी रीडर है उसको थोड़ा सा कहानी का पता चल जाए, स्टोरी का पता चल जाए, प्रोजेक्ट का, प्रॉब्लम का पता चल जाए कि ये जो है इस प्रोजेक्ट को या इस रिसर्च को क्यों स्टार्ट किया गया है। तो पास्ट रिलेटेड वर्क जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, इसका एक अलग से सेक्शन होता है, और ये इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ये पता चले कि पहले इस प्रॉब्लम पे काम हुआ है या नहीं हुआ, और हम अगर इस पे काम करेंगे तो ये कितना इसका हमें फायदा होगा। प्लेसमेंट ऑफ द रिलेटेड वर्क, प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन। इफ योर वर्क इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनी पास्ट वर्क देन प्लेस इट एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ लिटरेचर रिव्यू का कह रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद टेक्निकल सेक्शन में आप की अगर हम बात करें तो टेक्निकल में आप उसको मल्टीपल सेक्शंस में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉब्लम स्पेसिफिक्स, सेपरेट सेक्शन में भी फॉर डिजाइन मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी और प्रूविंग सम फैक्ट्स। मतलब इनके आप अलग अलग से आप सेक्शंस बना सकते हैं कि जिसके अंदर आपने अपनी पहले मेथोडोलॉजी अप्रोच को डिफाइन किया हो, फिर आपने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फिर कैसे आपने रिजल्ट्स को प्रूव किया है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आउटलाइंस, नेसेसरी टू मेंशन आउटलाइंस, रफ आउटलाइन फॉर अ बिगर सेक्शन, मेंटेन द फ्लो, नो अब्रप्ट शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। मतलब आप जो बात करते हैं उसी से रेलेवेंट आपने बात करनी है। ऐसा ना हो कि एक कॉन्सेप्ट की आप बात करते हैं और अगली लाइन में आप बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नहीं चलना। यूज ऑफ फिगर, ऑफ पिक्चर इज वर्थ 1,000। और जितनी ज्यादा आप फिगर्स को यूज कर सकते हैं उतना जो है तो ये बेहतर होगा, क्योंकि फिगर से ज्यादा बेहतर समझ आता है बजाय कि आप टेक्सचुअल फॉर्म में लिखें। एक्सप्लेन द एक्सपेक्ट ऑफ फिगर, टर्मिनोलॉजीज आप अच्छी यूज़ करें, ऐसी टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करें, आप सिलेक्ट करें कि वो फिर थ्रू आउट अपनी डॉक्यूमेंटेशन के आप
सेम टर्मिनोलॉजीज को यूज करें, ठीक है। ऐसा ना हो एक जगह पे आप किसी और वर्ड से, जैसे एक जगह पे आप कह रहे हैं कि FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और एक जगह आप कहते हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट, तो इस तरह से फिर आपने नहीं चलना। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट और रिजल्ट्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट सेक्शन होगा रिजल्ट्स का, इसमें आपने बताना है कि आपने जो है तो व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सिस्टम और एल्गोरिथम यू आर ट्राइंग टू एवेलुएट, मतलब कि आपने जो भी एल्गोरिथम को डेवलप किया है उसके किन एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पे एवेलुएट कर रहे हैं, उससे क्या आपके रिजल्ट्स निकले हैं, रिजल्ट्स का आपने कंपैरिजन कैसे किया है, ठीक है। परफॉर्मेंस इससे कितनी इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स को आपने यूज़ किया है, कौन से मतलब पैरामीटर्स को आपने आइडेंटिफाई किया था, फैक्टर्स को, एक्सपेरिमेंट आपने सेटअप कैसे किया है, फिर रिजल्ट्स क्या आए हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये ऐसे क्यों आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ये आप नॉर्मली रिजल्ट्स में देते हैं। आप लोगों की जो FYP होगी उसमें भी आपने एक कंक्लूजन या रिजल्ट्स का शायद रखा होगा, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, फिर हम कहेंगे कि ये अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हुई है। उसके बाद फ्यूचर वर्क का आ जाता, अब मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कहते हैं कि अभी फॉर टाइम लिमिटेशन उसको आपने नहीं कर सका, तो आप उसको फ्यूचर वर्क में लिख सकते हैं कि हमारा ये मतलब कि मोटिवेशन है, या हम ये चाहते हैं कि हम फ्यूचर में इसके ऊपर मज़ीद काम करें, इसको ऊपर कोई टूल डेवलप करें ऑटोमेटेड। तो अभी अगर टूल डेवलप नहीं हो सका तो फ्यूचर में हम ये करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं वो आप फ्यूचर वर्क में लिख सकते हैं, और एंड पे जाके जो है तो आप उसको कंक्लूड करें, स्टेट प्रिसाइजली द मेन टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम द, जिसको आप कहते हैं कि समराइज पॉइंट करके आप उसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये आज थोड़ा सा हमने देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट क्या होती है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अपने माइंड में रख सकते हैं जब आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपसे जो है तो थोड़ा सा इनके बारे में देखा जाएगा कि आपने कैसे अभी तक डॉक्यूमेंटेशन की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।